कोई भी इंसान को इमरजेंसी में जैसे चेस्ट पेन होता है तो मेन सिम्टम आता है पर्सपीरेशन, पसीना आना, छाती में जलन होना या पत्थर पड़ा हो ऐसा लगना, बैक पेन होना। लेकिन पर्सपीरेशन एंड वॉमिटिंग आर मेन सिम्टम्स। तो कभी भी उसको लाइटली मत लो। घर में एक इमरजेंसी किट है, जैसे इकोस्प्रिन 350 मिलीग्राम, एक गोली स्टेट ले लेना। टाइकाग्रेल और ब्रिलांटा के नाम से आती है 90 मिलीग्राम की 2 गोली स्टेट ले लेना। और एटोरवास्टेटिन एटोरवा 80 के नाम से आती है, उसको 1 गोली स्टेट लेना। और रेबेप्रेजोल एसिडिटी की गोली एक साथ में ले लेना, जिसको नेक्सप्रो आरडी भी बोलते हैं। तो ये 4 और 5 गोली ले लेना आप साथ में। तुरंत हॉस्पिटल फैसिलिटी पे पहुंच जाने का। कोई भी लोकल या फैमिली कार्डियोलॉजिस्ट किसी का कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। टाइम इज़ क्रूशियल, टाइम इज़ मसल। आपको बचना है तो ये लोडिंग डोज ऑफ टैबलेट्स लेके तुरंत हॉस्पिटल में जाके फाइब्रिन स्पेसिफिक थ्रोम्बोलाइटिक, जो लोही का गट्ठा जो हो गया है ब्लॉकेज के बाद, ब्लॉकेज होना अलग बात है और लोही का गट्ठा होना अलग बात है। लोही का गट्ठा टोटली आर्टरी को ब्लॉक कर देता है और वो हार्ट अटैक आता है। तो उसको डिसॉल्व करने के लिए 10 प्लस इंजेक्शन आता है, वो वेट के हिसाब से दिया जाता है। 5 सेकंड का डोज होता है खाली आईवी। तो तुरंत हॉस्पिटल में जाके 10 प्लस इंजेक्शन आप ईसीजी करा के 108 को बुला के ईसीजी करा के तुरंत आप हॉस्पिटल में या पैरामेडिकल स्टाफ के द्वारा ले सकते हैं, तो आपकी जान बच जाएगी। फिर आप बीपी कंट्रोल कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं, पल्स कंट्रोल कर सकते हैं दवाइयों से। देन यू कैन स्टेबलाइज। कभी आपका ऑक्सीजन लेवल कम है तो आप ऑक्सीजन 2 to 4 लीटर पर मिनट ले सकते हैं। धीरे धीरे आपको चेस्ट पेन है तो आप इंजेक्शन मॉर्फिन ले सकते हैं अथवा नाइट्रेट इन्फ्यूज़न ले सकते हैं हॉस्पिटल में। लेकिन कुछ भी इमरजेंसी जैसा लगे, मीन्स छाती पे पत्थर पड़ा है, पसीना आ रहा है, कुछ बेचैनी सी ज़बरदस्त अनएक्सपेक्टेड लग रही है, GI ट्रैक्ट सिम्टम्स हो रहे हैं, तो तुरंत हॉस्पिटल में जाना जरूरी। और पर्टिकुलरली स्टेंट जिसको डाले हुए है, अथवा डायबिटिक है, अथवा हाइपरटेंसिव पेशेंट है, अथवा ओबेस पेशेंट है, उसको तो 1 सेकंड की देरी नहीं करनी चाहिए हॉस्पिटल जाने में और दवाइयाँ लेने में। हाँ, हॉस्पिटल वाले आपको बोलेंगे कि एंजियोग्राफी करके स्टेंट डलवा दो, तो ये आपकी इच्छा पर अधीन है, क्योंकि टेनेक्टेप्लेस इस फाइब्रिन स्पेसिफिक इंजेक्शन है। 40-50 हज़ार का एक इंजेक्शन आता है, तो वो इतना ही बढ़िया काम करता है। तो स्टेंट नहीं डलवाना है तो आप दवाइयाँ से आप अपना डिसीज को, इमरजेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं। बट हॉस्पिटल फैसिलिटीज नीडेड। और आपको एक बार दवाइयाँ से स्टेबलाइज हो जाने के बाद डॉक्टर बोले कि एंजियोग्राफी करना है, स्टेंट डालने की ज़रूरत पड़ेगी एंजियोग्राफी में, फिर वो ब्लॉकेज बताएंगे और आपको स्टेंट डाल देंगे। तो ये स्टेंट अभी नहीं, लेकिन 2, 3, 4 साल बाद री ब्लॉकेज हो जाएगा।
पर्टिकुलरली डायबिटिक पेशेंट में और जिनका खाने में कोई कंट्रोल नहीं है, पिज़्ज़ा खाते रहते हैं, बर्गर खाते हैं या फ्राइड फूड खाते रहते हैं, स्वीट्स खाते रहते हैं, फ्राइड नॉनवेज खाते हैं, पैकिंग वाली आइटम्स, कोल्ड ड्रिंक्स, हाई सेचुरेटेड फैट वाली चीज़ें वो रेगुलरली लेते रहते हैं, ऐसे लोगों को बहुत व्यसन करते हैं, ऐसे लोगों को स्टेंट रिब्लॉकेज हो ही जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उसमें उसके लिए आपको बॉडी में कोई फॉरेन बॉडी स्टैंड जैसे फॉरेन बॉडी न डालनी हो तो इमरजेंसी में इंजेक्शन टेनेक्टेप्लेस का यूज़ कर सकते हैं अलॉन्ग विद एंटी थ्रोम्बोटिक एंड एंटी प्लेटलेट मेडिसिन। एंड आपको बीपी है तो बीपी की मेडिसिन, धड़कन कंट्रोल करने की मेडिसिन, थायराइड है तो थायराइड कंट्रोल करने की मेडिसिन, डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ कंट्रोल करने की मेडिसिन, वो सब मेडिसिन आप ले सकते हैं। आईवी फ्लूइड हॉस्पिटल में 2 दिन रह के आपका इनपुट आउटपुट मीन्स आईवी फ्लूइड भी ले सकते हैं और आप स्टेबलाइज हो सकते हैं। लेकिन स्टेबल कंडीशन में फिर आप एंजियोग्राफी करके ब्लॉकेज बताते हैं, आपको कुछ एक बार दुखावा हो गया, बाद में कुछ नहीं है, फिर जो दुखावा दुखावा मिटने के बाद जो एंजियोग्राफी में आपको ब्लॉकेज बताते हैं वो लमसम होता है, उसमें कोई अल्ट्रासाउंड नहीं होता है। उसके बाद आप स्टेंट डलवाते हो तब आप फंस जाते हो, क्योंकि स्टेंट इज़ अ क्लोज सर्किट सिस्टम में रहेगा और पूरी ज़िंदगी जब तक आप जिंदा हो तब तक स्टेंट आपके बॉडी में रहेगा और वो स्टेंट स्टेनोसिस और स्टेंट थ्रोम्बोसिस करता है। तो स्टेंट is not a proper option, I can say. आप हाई ग्रेड एंटीप्लेटलेट मेडिसिन्स, एंटी थ्रोम्बोटिक इंजेक्शंस और फाइब्रिन स्पेसिफिक थ्रोम्बोलाइटिक इंजेक्शन स्टेमी में ले सकते हैं, और नॉन स्टेमी में तो आप एंटी थ्रोम्बोटिक इंजेक्शंस और एंटीप्लेटलेट मेडिसिन्स और दूसरी हार्ट की मेडिसिन से अपना पेन वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं और एकदम स्टेबलाइज हो सकता है। स्टेटिन इज़ अ वेरी गुड मेडिसिन टू स्टेबलाइज द ब्लॉकेज एंड प्रिवेंट रप्चर ऑफ द ब्लॉकेज। तो एक बार स्टेबलाइज हो जाने के बाद आप ECP एनहांस्ड एक्सटर्नल कार्डियक हार्ट पल्सेशन ट्रीटमेंट ट्रेंड हाथों से आप उसका रोज 1 कलाक की ट्रीटमेंट होती है, हफ्ते में 5 दिन, ऐसे 7 हफ्ता वो ECP ट्रीटमेंट लेने से आपका आफ्टर लोड कम होगा हार्ट का, मीन्स हार्ट का पंपिंग बढ़ेगा और वास्कुलर ग्रोथ फैक्टर, हिपेटोसाइट रिच ग्रोथ फैक्टर, स्टेम सेल, प्लेटलेट रिच ग्रोथ फैक्टर वगैरह के स्राव से और वाजोडायलेटरी नाइट्रस ऑक्साइड के स्राव से जो कल्पिट आर्टरी है वो भी डायलेट होगी और सराउंडिंग एक नेटवर्क तैयार होगा वेसल्स का जो आपको हृदय के मसल को ब्लड सप्लाई करेगा और डोरमेंट वेसल्स को प्रेशर से खोल देता है ECP। तो ECP जैसे बाईपास में IABP यूज होता है, ऐसे ये नॉन सर्जिकल IABP है। फिर आपको ब्लॉकेज रिवर्सिंग और स्टेबलाइजिंग की मेडिसिन लेना है, हृदय का दुखावा ना हो इसलिए वाजोडायलेटर्स लेना है, पल्स कंट्रोल करने की दवा, BP कंट्रोल करने की दवा, और डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ कंट्रोल करने की दवा, और शरीर में पानी भरा है, फेलियर में है तो पानी को निकालने की दवा डायबिटिक्स लेना है, वो हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं। तो कहने का मतलब है कि आप पूरी तरह से without any foreign body or without any surgery, with medicines, with injections and ECP treatment and dietary guidelines and daily routine आपका चेंज करना पड़ेगा।
मीन्स यू हैव टू बी वॉक रेगुलरली, ग्रेजुअली, पहले 5 मिनट, फिर एक हफ्ते बाद 10 मिनट, फिर एक हफ्ते बाद 15 मिनट, ऐसे 30 मिनट तक हर एक हफ्ते 5-5 मिनट बढ़ाना है। तो आप पाओगे कि डे बाय डे ECP लेने के बाद माई हार्ट एंड माई बॉडी बिकम रेजुनेटेड। और उसके बाद टेस्ट कराइए, आप इको कराइए, थीलियम हार्ट स्कैन कराइए, CT एंजियोग्राफी करा सकते हैं। तो उससे आपको मालूम पड़ेगा कि आपको कितना बेहतरीन बेनिफिट मिला है, कि जो स्टेंट में कभी मिलता ही नहीं है और लोकलाइज होता है। और दूसरा एक ESMR लेज़र सिस्टम आया है, वो FDA अप्रूव नहीं है और इट इज़ अंडर इन्वेस्टिगेशनल यूज़। और उसकी साइड इफेक्ट्स कंपनी की वेबसाइट में लिखा होता है कि वो सेल डैमेज करता है, एंडोथेलियल डैमेज करता है, सेल एडेशन करता है। तो ये लेज़र पद्धति बोलता है कि वो नई रक्तवाहिनी बनाते हैं, ECP जैसे काम करता है ऐसे ये काम करती है, वो गलत बात है। वो वास्कुलर ग्रोथ फैक्टर का स्राव करने की बात करते हैं, वो हाइपोथेसिस है। और उसका FDA अप्रूवल नहीं होने का मेन कारण ये है कि इसकी इफेक्ट कितने दिन तक रहती है वो भी मालूम नहीं है। शुरुआत में आपको अच्छा लगेगा, लेकिन वो कितने दिन इसकी इफेक्ट रहती है और साइड इफेक्ट्स उसकी ज़बरदस्त होती है, बिकॉज ऑफ इट इज़ अ इन्वेसिव प्रोसेस। इसलिए FDA ने उसको अंडर इन्वेस्टिगेशनल यूज़ में रखा है और इसको पास नहीं कर रही है। डोंट गो फॉर नॉन FDA अप्रूव्ड products, go for FDA approved treatment that is very good for your heart and rejuvenate your heart, collateralize your heart and natural bypass आप कर सकते हैं, हार्ट का पंपिंग बढ़ा सकते हैं। टेक ECP ट्रीटमेंट विद ट्रेन डॉक्टर। हमारे अहमदाबाद में 2 सेंटर्स हैं, एडवांस ECP हार्ट सेंटर, हार्ट एंड वास्कुलर केयर। आप कभी भी हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको सर्जरी में या स्टेंटिंग में जाना नहीं है, तो ऑथेंटिकली आपको ट्रीट करेंगे। और हमने ऑथेंटिकली लोगों को हार्ट ट्रांसप्लांट से बचाया है, हार्ट ट्रांसप्लांट से बचाया है लोगों को। थैंक यू।